गुड़गांव इज ओनली रियल एस्टेट। उससे पहले कुछ भैंसें थी। तो गुड़गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो वो शुरू होगा कि जैक वेल्च हेलीकॉप्टर पे उतरा, उसको वो बहुत इंडिया छोड़ के जाने वाला था, किसी तरह कन्विंस हो गया कि यहाँ एक ऑफिस बिल्डिंग बन जाएगी खेतों में। अगर डेली ठीक टाइम पे अपने एक्ट को पुट टुगेदर कर लेता तो गुड़गांव चोरी शायद शुरू नहीं होती। दिल्ली में भी एकड़ों जमीन अगर कुछ इंटरनेशनल प्लानर्स ला के वर्ल्ड क्लास कमर्शियल सेंटर्स बना देते तो कौन भैंसों के बीच में पहली बिल्डिंग बनाता। अब ये ट्रेंड पहले था मिडिल क्लास तक, अपर मिडिल क्लास तक। 5-6 सालों में द एलीट जेंट्री इज लुकिंग टू बिग इंडस्ट्रियल्स, सेलिब्रिटीज आर लुकिंग टू बाय समथिंग इन गुड़गांव। 100 रुपए फुट में अरानियास। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई चीफ मिनिस्टर आए, मुझे 3 साल की असाइनमेंट दे दे, मैं आपके गुड़गांव को कम से कम दुबई बना दूंगा। वाओ। दुनिया भर में ट्रॉफी प्रॉपर्टी बनी है, यहाँ भी बनेगी। हर साल मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। इट्स अ वेरी एडवेंचरस एवोल्यूशन। जिसका लग जाता है ना, उसको दूसरा सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा बोरिंग लगता है। गुड़गांव का एक्चुअली में जेनेसिस कब से स्टार्ट हुआ? Great essential project in Gurgaon. That's a tough one. I think Araya. We can have the best park. What happened to the airports can happen there. Yes, yes. I hope someone is listening and I manifest today that this happens. This is the next thing which happens. 55,000 से सैलरी उन्होंने मेरी 1 करोड़ कर दी 6-7 साल में। Wow. आपने कौन सी कार ली थी सबसे पहले? तो मैंने अपने साल की सेकंड हैंड मारुति ली थी। Like real estate, asset you are creating for a medium term, long term, your family security, and get into it with that mindset. In the long term, you will beat all the pennies you collect while speculating. Welcome to the Homeground podcast series where we bring prestigious names of Indian real estate. So episode 2 में real estate veteran Mr. Pankaj Pal, who is an ITN also, having more than 34 years of experience in real estate, starting from Eros Group to Vatika to AIPL to Landmark, M3M and then Whiteland. He has worked on some dignified positions. इसी के साथ साथ पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया हाउ गुड़गांव स्टार्टेड, कैसे दिल्ली की अपॉर्चुनिटी गुड़गांव ने ग्रैब कर ली, इसके साथ साथ गुड़गांव किस किस चीज़ों में लैक करता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर ऑफ गुड़गांव। और इस सेशन में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, श्रुति डांग, हु इज गिविंग अस कंपनी। सो गो एंड एंजॉय द होल पॉडकास्ट। So Pankaj, very excited to have you on the show. कुछ गुस्ताखी किया आपके लिए कुछ लाइंस लिखने की। So when Pankaj Pal started, Gurgaon was low rise, all plotted. Then came skyscrapers. Pankaj became dapper. Then came roads. Oops, traffic increased by loads. Luxury grew around golf course. And Pankaj Pal grew along, of course. But that's true. You are synonymous to Gurgaon's real estate growth story. To start this discussion, Pankaj, let's pick up some keywords that we have given in our introduction. Indian real estate, Gurgaon growth story, invaluable market insight, new era of luxury, investment strategies, future prospects. Why don't we start with the future? Let's fast forward, Gaurav. राइट। सो सर 2047 को हमें 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हम सब मिलकर, 100वां इंडिपेंडेंस डे। सो मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये एक तरह से हमारा हॉलमार्क ईयर होगा जिसमें हम अमृत काल की तरह इसे मनाएंगे। सो इंडिया विल बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हम जो आज डेवलपिंग इकोनॉमी है एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी। सो ये जर्नी जो हम देख रहे हैं, जहां पे 50% से ज्यादा लोग सिटीज में रहेंगे और गुड़गांव जो कि फर्स्ट क्लास इकोनॉमी है, मैं सच में जानना चाहता हूं आपके हिसाब से 2047 का गुड़गांव कैसा होगा? कैसा होगा? इंडिया डेफिनेटली ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे, और उस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी का बहुत सारा बेनिफिट गुड़गांव जैसे सिटीज की तरफ आ रहा है। बिकॉज गुड़गांव इज अ कॉर्पोरेट हब, ग्रोथ का सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट होता है ऑफिसेज, एम्प्लॉयमेंट, तो उसका सबका बेनिफिशियरी गुड़गांव है।
तो definitely Gurgaon will also grow as the economy grows. But then Gurgaon must remember that there is competition globally. ये जो growth trajectory है इंडिया की, इंडिया में business आएगा, तो there are a lot of other cities which are going to compete with Gurgaon. There are countries which are going to compete with Gurgaon. So Gurgaon has had a very good run in the last 25 years, Right. behind which there were many factors. But if you only talk about the future, then Gurgaon also has to gear up to be the beneficiary of that future in terms of better infrastructure and better office buildings, better connectivity. So if Gurgaon gears up, yes, because of the proximity to the national capital and the fact that it's established as the main corporate office hub, it will definitely be a big beneficiary. But it has to gear up to. So we should never, no city and no government should take things for granted, because there are always competition and Right. there are always other players, other locations vying Right. to take a pie of that growth. Right. So yes, Gurgaon will be definitely. Let's hope Gurgaon will be a shining city compared to the first world countries. Right. But Gurgaon, see, the first phase of development has done fine, but for the next phase, the authorities and administration has to shift gear. They have to cater to a higher density. All said and done, Gurgaon's density of population is not very high today. So if we have to go to a level where the density is high, there will be much more load on the infrastructure, and the authorities have to pull up the socks. They have to get their act in order. Right. You have seen Gurgaon's growth from last 25 years, and many think that it has become like it has reached a threshold now. मतलब जितनी ग्रोथ होनी थी अब हो गई है, अब वो प्राइसेस टॉप पे पहुंच चुके हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 25 years ahead. तो मतलब आपको लगता है कि यही ग्रोथ का पैटर्न, अगर ऑब्वियसली विद गवर्नमेंट्स टेकिंग द राइट एक्शन, डू यू थिंक दिस ग्रोथ? See, I think जब लोग अक्सर बोलते हैं ग्रोथ इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, सबसे पहले वो 80% वेटेज देते हैं कि प्राइसेस ग्रो करेंगे तो इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. या Growth is also the growth in volume, and so I would say कि definitely real estate growth grow करेगा गुड़गांव का, because there is going to be demand for housing, and as density increases, we see many retail centers have come before their time when Gurgaon does not have that critical density. So all these retail centers which have come before time, they'll start taking, and yes, Gurgaon will grow. Like I said, it's because Gurgaon has established itself as a employment hub, corporate office hub. या So growth का सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट तो होता है कि companies need space to work from. So Gurgaon will grow definitely. So मैं ये नहीं कहता कि price increase is growth, but growth is growth in volume also. Yeah. Even sir, on world level, if we see the capital cities, so recently I went to Bangkok. So capital city का चार्म ही अलग होता है. So आज हमें modern infrastructure में skyscrapers दिखते हैं, best of the best infrastructure दिखता है, public convenience बहुत अच्छा होता है. Same Delhi is lacking in that. Yes, there are some kind of concerns in terms of high rises. दिल्ली को जो बेनिफिट शायद नहीं मिल पाया वो गुड़गांव को इस कारण मिला कि यहाँ पर हाई राइजेस, स्काई स्क्रैपर्स, कॉर्पोरेट हब्स बन रहे थे. तो क्या ऐसा होगा कि जो कैपिटल सिटी वाला दर्जा दिल्ली को मिलने के बाद भी डेवलपमेंट वहां नहीं हुई, तो गुड़गांव को लॉन्गर रन में उस चीज का बेनिफिट मिलेगा? See, I think Gurgaon's genesis is that Delhi didn't act in time. Over a period of time, when Delhi started, there were many private developers. Some of the well-known colonies have been, in fact, cut by developers like DLF. But then eventually DDA decided that it will have monopoly on development of all developments in Delhi, whether commercial centers or residential. So when Indian economy opened in early 90s, and so Delhi was found wanting. Delhi, the planning departments of DDA, they didn't act in time. And I used to work for a company which was into corporate offices at that time in early 90s, Great Eastern Developers. So जब हमने देखा कि economies opened and multinational companies are now starting to take look at India and they're entering India. So there were places like Motorola, Ericsson, Microsoft, Cisco Systems, Heinz Foods. इन सबको कंपनियों को ऑफिस स्पेस चाहिए थी.
सो दिल्ली में जो सेंटर्स बन चुके थे, राजेंद्र प्लेस, बीकाजी कामा प्लेस, Nehru Place, Pitampura. they were not tuned for this kind to cater to this kind of a requirement. Right. तो इक्का दुक्का प्लॉट जो ऑप्शन में आते थे, हम किसी तरह लेके we would ऑफर इट टू मल्टीनेशनल्स. लेकिन एक समय आया कि वो थोड़ी लग रहा था कि एनसीआर की स्टोरी फिजल आउट कर जाएगी, क्योंकि फिर हमें ऑक्शन में अच्छे प्लॉट्स मिलते ही नहीं थे. कनॉट प्लेस की प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी जो अच्छी सारी बिल्डिंग्स है वहाँ स्ट्रेटा सोल्ड हो चुकी हैं. दे वर डिजाइंड लाइक in 60s or 70s or 80s, and they were not geared up. Strata sales ho chuki thi, they were smaller offices. Even you can't develop it. Yeah. Lutyens zone. Legend has it that when when G Capital wanted to come in and they wanted office space, and they literally decided that we must go somewhere else because India can't give us that kind of office space. So DLF took the initiative and उन्होंने गुड़गांव के बॉर्डर पे they offered them space for corporate office space. Private sector stepped in, and Gurgaon Haryana government or Gurgaon authorities had those policies which encouraged private sector to take up, they issued those licenses without trying to insist that they'll do the town planning themselves. तो उन्होंने private sector को थोड़ा leeway दिया. So that started the story of Gurgaon. After General Electric and PepsiCo established their first offices, that was the start of Gurgaon's journey. And this is how Gurgaon started. This is how Gurgaon started. Right. I'm sure you know a lot of history, and very very happy to have you here. But let's just start from the beginning. शुरू से शुरू करते हैं. Tell us about your early days, your school, college, your IIT experience. I'm sure you have some amazing stories of IIT. That was indeed the batch of genius. You had yourself, and then Sundar Pichai, Anjali, and Samishta Dubey. So tell us some stories, sir. One marvels at where destiny takes people. So obviously when those people were in IIT, so they were of a particular caliber intellectually and education wise, but destiny has taken different people at different places. Yeah. I know Sundar Pichai was 2 years or 1 year junior to me, and he was in metallurgical engineering. Wow. And those days there was nothing like, there was Sundar Pichai, who's now a world known personality. Right. There was Arvind Kejriwal. Yeah, there's the Samishta Dubey you mentioned. She became a founder of a well known company in US. And there are so many others. There's Kamal Sagar, who's my classmate in architecture. He's become a very big developer in Bangalore. So at that point of time, one couldn't comprehend or measure their potential, but there was this potential and caliber, and then it's destiny. Destiny takes you in different directions, and different people are doing well in different areas. Some aren't doing so well. So one really marvels how people's lives have panned out. Some are in the USA. Those were the days when everybody aspired to go to the USA. Yeah. At least 80% of IIT pass outs from all 5 IITs would go to USA, because one reckoned that, the private sector companies were very few and the opportunities were very few. Multinationals hadn't started coming to India. So 80% log to US ही जाते थे. That was the favorite destination. And Indian government was मतलब उनके पास भी कोई choice नहीं था. They were the best brain was getting drained to other countries. True. So ऐसी कोई story नहीं है, but it is, I often marvel how destiny plays a role, and we are all. Then how come from the most prestigious university of India to the most unorganized sector of India, which is real estate? How did you enter real estate? See, real estate को आप unorganized बोल रही हैं, लेकिन again I would say कि real estate is one of the biggest employment generators of the country. Directly it generates so much employment, but also indirectly. I mean, the industries which make the building material, and the contractors, the construction staff, and the building material suppliers. So it's one of the biggest employment generators. And I would say कि जब वो एक growing country की needs को real estate sector पूरा कर रहा है, तो real estate की contribution is huge. So yes, it was unorganized because in a way कि there were no regulations
which tied up developers to behave in or work in a particular manner. Yeah. You see, organization, being organized का सबसे important aspect होता है कि whenever you do a venture, you have to achieve financial closure and then you do that venture in any business. If you're setting up a cement factory or a steel factory or whatever, you have to, debt and equity must add up to what you're going to develop. But real estate में unorganized होने का main कारण ये था कि there were not enough sufficient adequate rules. And often developers in tier 2 cities or even tier 1 cities would launch projects without financial closure and at times without even securing proper approvals. So उस चीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ था नहीं. तो फाइनेंशियल क्लोजर जब आपके पास नहीं होता है और फाइनेंशियल क्लोजर नहीं था एंड फंड्स वर आल्सो फंजिबल, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई डिसिप्लिन नहीं था. सी अगर आप कुछ फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो यू ऑर्गेनाइज डेट एंड इक्विटी एंड ऑल दैट मनी हैज टू गो टुवर्ड्स मेकिंग दैट थिंग पॉसिबल. तो यहाँ सबसे पहले फाइनेंशियल क्लोजर, लैंड है, आपके पास अप्रूवल्स नहीं आए, यू लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट, देयर नो रेगुलेशंस टू चेक दैट एंड आपका देयर इज यू आर डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर रिसीवेबल्स अगर आपके पास ठीक टाइम पे आएंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. लेकिन उसमें भी अगर डिसिप्लिन नहीं है, प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी लैंड एक्वायर करने में जा रहा है, तो दिस वाज कॉजिंग द इंडस्ट्री टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड. आई थिंक रेरा हैज come in, the RERA regulations have come in few years back. So how come, sir, usually what we see in real estate, it's rarely to see any IITian. So how come you have chosen this sector? You see, I did my architecture from IIT Kharagpur, and I started out as an architect with a developer firm. So when you're an architect, either you see, और आर्किटेक्चर में देयर नॉट मेनी बिग कॉर्पोरेट्स. तो अगर आपको कैरियर में एक लेवल से ऊपर जाना है तो यू हैव टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, राइट, और यू हैव टू, इफ यू डू वर्किंग फॉर आर्किटेक्चरल फर्म, कैरियर ग्रोथ एक सीलिंग हिट कर जाती है आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं, एक कंपनी थी एरोस ग्रुप, उसकी आर्किटेक्चरल टीम में था. Eros, E-R-O-S, right. In Nehru Place, they had international trade tower. Yes. Eros Cinema. So there was this, मैं एक क्रॉसरोड्स पे था कि अब अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं, क्योंकि working as an architect in architecture department, see corporates, उस corporate में you're not part of the management, right? And if you work with individual architects also, then you are a worker, you're not a part of the managerial cadre in any way. तो अगर आपको राइज करना है एज आर्किटेक्ट, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस. तो उस वक्त वो करने की एपेटाइट नहीं थी, बट आई वुड हैव इफ आई हैडंट फाउंड एन ऑप्शन. बट बाय चांस मैंने कहा ना कि डेस्टिनी टेक्स यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ना मार्बल की सुंदर पिचाई का ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करी, एंड ही इज द सीईओ ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे, एंड ही इज हेडिंग गूगल. Somewhere it says caliber and somewhere it is also destiny which took him in that path. Arvind Kejriwal was an ordinary guy, कोई ऐसा inclination नहीं था कि मैं politics बनूंगा. उसने private sector join नहीं किया, he joined the Indian Revenue Service. And I don't know, destiny में कुछ उसका लिखा होगा कि he had to become a political figure and get acclaim nationally. So उस वक्त एक ऐसा सिनेरियो था कि एक डेवलपर ने एडवर्टाइज किया फॉर सेल्स पीपल, राइट, ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर्स ने, बिकॉज दे वांटेड टू मेक दीस कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स. एंड आई जनरली wrote my resume. So obviously they wanted MBAs or people like that. Great Eastern Shipping is India's largest shipping company in the private sector. But at that time, those days, they were also very big in real estate. They de-merged their business and sold it to Mantra Realty. बट तो उस वक्त उनको लोग चाहिए थे अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स को लीज करने के लिए. सो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई. मैंने अपना रिज्यूमे लिखा एंड आई सेड कि आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, बिकॉज आई न्यू कि मैं अगर नॉर्मली रिज्यूमे भेज दूंगा तो इट विल गो इन द डस्टबिन. तो मैंने उसमें एडमिट किया, कन्फेस किया कि आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, नाइदर एम आई MBA, बट आई कैन कम्युनिकेट डिसेंटली, राइट. And I understand those buildings, the type of buildings you want to make, you are looking to lease them out to multinational corporations. And those people typically, multinational corporations, they take their office acquisition very seriously. क्योंकि उनकी HR policies होती हैं,
HR policies को देखते हुए the buildings have to provide all those amenities and then they have safety standards. अलग चीजें. तो I just try to I said कि I understand buildings and I'll be able to cover those aspects in a much more convincing manner. So उन्होंने by chance अब destiny थी कि the person Mr. S.K. Syal who is currently the CEO of Bharti Reality. Okay. जो वर्ल्ड मार्क उन्होंने वर्ल्ड मार्क मनाया एरो सिटी में ही इज बीन इन्वॉल्वड सो ही liked something about what I had written in that paragraph and he called me over and he was in the interview panel और बॉम्बे हेडक्वार्टर्ड कंपनी तो बॉम्बे से भी कुछ उनके HR वगैरह के लोग आए थे बाकी सारे MBAs आए थे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के You are the only IITian. I was the only IITian and not a MBA, not a sales guy. So, like I said, कि destiny takes you to different places, and I often marvel जैसे, so उस interview में, I was somehow able to convince them again. उस दिन form में था मैं अच्छा बोल गया, right. और किसी चीज उनको वो बात strike कर गई कि yes, तो उनमें then they extended me the offer. Then they told me कि हमारे बाद इंटरव्यू पैनल में भी काफी डिबेट हुई थी कि सबसे पहले इसको बुलाया क्यों इसके साल से यार मुझे कुछ अपील हुआ था आई कॉल्ड हिम पीपल सेड व्हाई डू यू कॉलिंग आर्किटेक्ट फॉर अ सेल्स जॉब सो that's how I got the job and the company was into making office buildings they had acquired a site in Bikaji Kama Place through a DD auction again like I said ki Indian economy was opening multinationals were beginning to come in and this was which year sorry this was 1994-95 so इनकी business strategy थी see while they were doing a lot of good residential projects in Bombay, Bangalore and Pune they were actually national level player sometimes मेरी starting इस company से real estate में हुई है and I often have to explain to people कि वो company कहाँ गई तब वो national level company थी वो शिपिंग वाले तो अगेन आई टेल यू कंपनी खत्म क्यों हुई दैट आल्सो वेरी गुड इनसाइट टू रियल एस्टेट तो उन दिनों तो दैट एक्वायर्ड अ साइट इन बीकाजी कामा प्लेस जहां एक छोटी सी हमने 1 लाख फुट की बिल्डिंग बनाई तो आई वाज द ओनली सेल्स पर्सन क्योंकि इट वाज नॉट अ सेल्स इंटेंसिव सेल्स ऑपरेशन रेजिडेंसेस नहीं बेच रहे थे तो सबसे पहले लीज मैंने एरिक्सन की 1995 में 165 रुपए फुट की बीकाजी कामा प्लेस में बिकॉज एरिक्सन वांटेड टू कम इनटू इंडिया ऑफिस स्पेस ही नहीं थी उनके लायक पूरे बीकाजी में राजेंद्र प्लेस में और कनॉट प्लेस में देयर वाज नो ऑफिस स्पेस तो उनको एक ग्रेड ए बिल्डिंग चाहिए जो ग्रेड ए बिल्डिंग की टिपिकल डेफिनेशन होती है उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फायर नॉर्म्स हैव टू बी मेट इट हैव टू बी सेंट्रली एयर कंडीशन 4 प्लेट वैसी होनी चाहिए सो पूरी एरिक्सन की टॉप में उन्होंने हमसे 2-3 फ्लोर्स लिए 165 पे और वो उन्होंने कमेंट किया कि ये यहाँ का रेंटल टोक्यो से भी ज्यादा है आज की डेट में भी 165 गुड़गांव में कहीं नहीं पहुंचा है साइबर सिटीज रीच 165 नाउ हाइंस इज कमांडिंग 165 between 165 to 180 depending on the occupancy we are talking about office space we're talking about office space right so वो 1995 में भी commanded 165 rupees plus cam plus all that the confidence नहीं there was no office space options ही नहीं थे so Ericsson was desperate so Ericsson को हमने लीज किया then came Eagle Star Insurance then came British Aerospace और उनके दिमाग खराब होते थे यार ये इंडिया में आने से टोक्यो से महंगे न्यूयॉर्क से महंगे रेंटल्स हैं बिकॉज हम कहते थे टेक इट मतलब दिस इज व्हाट वी आर वी मेड अ वेरी गुड बिल्डिंग बट इफ यू फाइंड एनीथिंग चीपर गो देयर सो वो लौट के हमारे पास ही वापस आते थे कि कहीं नहीं थी सो देन वी एक्वायर्ड फिर हमने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया हमने नेहरू प्लेस में एक साइट ली एंड देन वी लीज्ड इट आउट टू सिस्को सिस्टम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट हाइंस फूड्स जो हाइंस अमेरिकन कंपनी है सो वो भी अगेन हाई रेंटल्स पे लीज आउट करी और फिर हमने और डिमांड आ रही थी सो सर इन अर्ली डेज दिल्ली स्टार्टेड गेटिंग दिस कमर्शियल बिल्डिंग्स गुड़गांव का एक्चुअली में जेनेसिस कब से स्टार्ट हुआ लेकिन अब जैसे आपने कहा गुड़गांव का जेनेसिस कहाँ से हुआ एज अ कंपनी वी वर स्ट्रगलिंग की दिल्ली में साइट अगर एंड वी आवर बिजनेस वाज डूइंग वेल 2 बिल्डिंग्स बनाई फुल हो गई द गाइज इन बॉम्बे वर वेरी हैप्पी यार तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो
सो देयर वाज नो स्पेस, फिर हमें कोई साइट ही नहीं मिली, लोकेशन ही नहीं मिली टू डू दिस थिंग। तो लाइक ऐसे डेस्टिनी होती है ना। सो आई वाज आल्सो, मुझे आते ही सक्सेस मिल गया, मेरे बॉसेस भी बहुत खुश थे। बॉम्बे में पंकज है अकेला, ये उन्होंने मेरा बॉस कभी नहीं रखा। दे हैड थॉट कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जैसे हायर करेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव था मैं। तो हर साल मुझे मैं 6 साल रहा, एवरी ईयर दे गिव मी अ प्रमोशन, दे नेवर हायर्ड अ बॉस, क्योंकि मैं रिजल्ट्स दिए जा रहा था। तो लाइक ऐसे डेस्टिनी, मेरा भी कुछ होगा कैलिबर, ताकि यू नो। फिर एक बार मेरा अच्छा कैरियर में मेरा बूस्ट आया, वेयर आई गॉट अ बिग रेज एंड मेरा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी हो गई। Which company was this? ग्रेट ईस्टर्न डेवलपर्स Okay, में। okay. तो यहाँ मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफिस के सिगरेट पी रहा था, दोनों बिल्डिंग्स लीज हो चुकी थी, तो कुछ करने को था नहीं। तो अचानक एक फोन आया, रिसेप्शनिस्ट कहती मोटोला से फोन है। तो मुझे लगा कि वो कोई एक्सचेंज बेचना, बिजनेस डेवलप, उससे पूछा बिजनेस डेवलपमेंट इंजीनियर कौन, ऑफिसर कौन है। पहले इंजीनियर था, फिर ऑफिसर बना, फिर तो उन्होंने तो क्या मोटोला से कॉल है, तो उनसे बात करा दो। तो मैंने सोचा यार कि मना कर दूं, मोटोला एक्सचेंज बेचना चाहते होंगे, मैं पीबीएक्स। मैंने कहा खुद बात कर लो यार, मैं नहीं। फिर वो मैंने कहा चलो सिगरेट, मैं गुस्से से फूंक ही गया। तो वो कहते हैं आई एम शरद चंद्रा, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मोटोला, वी आर लुकिंग फॉर ऑफिस स्पेस फॉर अ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर। मैंने यस सर, यस सर, यस सर। तो सीधा मैं, उनके ऑफिस था, सूर्या होटल में ऑफिस था, वहां पहुंच गया। और मैंने बताया कि देखो हमारी बिल्डिंग्स हमने इतने अच्छे क्लाइंट से की, बट बोले डू यू हैव लैंड? तो हमने कहा नो नो, वील फाइंड यू लैंड वेरी सून, बट स्टिक विद अस, बिकॉज सी उस टाइम पे गुड़गांव की स्टोरी भी नहीं शुरू हुई थी। Right. तो when I told them about these marquee names we had signed, they were very impressed. So for eventually what we had to do was, there is a 1 acre site in sector 14, MDI के पास। वो वहाँ लाइसेंस था कमर्शियल का, and me and Mr. Syal finalized that site. We took them, हमने मोटरोला को पिच करी अपने आर्किटेक्ट से बना के, and they kind of approved it. Wow. I have worked in that building for 2 months. मोटरोला की बिल्डिंग है। तो दैट वाज अ बिग 1 लाख स्क्वायर फीट की। और डीएलएफ के फिर सुनने में आया कि डीएलएफ ने भी बोला यार ये कौन कंपनी है जो इतना बड़ी लीज दिल्ली से आई, एंड ऑल दैट। एंड देन केम द टाइम व्हेन द गुड़गांव स्टोरी आल्सो स्टार्टेड। फिर वो जी कैपिटल, पेप्सिको, बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे उन्होंने उनको बिल्ड टू सूट बिल्डिंग्स बना के दी। अच्छा सर, what is story of that Jack Welch General Motors coming in Gurgaon, and after that your infotech revolution was started in India? The legend has it that Jack Welch came in a helicopter. क्योंकि आपकी MG रोड जो थी वो इट वाज वेरी स्केरी रोड, बहुत नैरो रोड थी और आजकल जैसी नहीं थी। ही केम इन अ हेलीकॉप्टर। मिस्टर वो जो उनके बॉस थे चौधरी रघविंदर सिंह, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि सर मैं यहाँ बिल्डिंग बना दूंगा आपकी खेतों में। और लाइक ऐसे ना डेस्टिनी होती है। एंड जैक वेल्च को पता नहीं कुछ उनकी सिंसियरिटी लगा होगा कि उन्होंने भी कोई कभी बिल्डिंग नहीं बनाई थी कॉर्पोरेट ऑफिस डीलर ने, बोलते चलो भाई तुम इधर ही बनाओ। तो देन चिनार 32 माइलस्टोन, उस टाइम यही बस ये दो थे। तो इन्होंने जी कैपिटल का बनाया वहीं, जो बिल्कुल गार्डन स्टेट के पास एक कॉम्प्लेक्स है ना डीएलएफ का पहले। Then that happened, and then those were times were rapidly changing. You know, all these multinational companies just started flowing in, and DLF became a big player. Then I left Great Eastern Shipping. हमने एक residential project launch किया Central Park on Golf Course Road, and then I left Great Eastern because it got taken over by Mahindra Group. तो मुझे लगा कि I was the blue-eyed boy of Mr. Ghanshyam Seth, who was the promoter of Great Eastern Shipping. उनका blue-eyed boy था, लेकिन जब उनसे कंपनी छिन गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, and I left the company and I joined Times of India for 1 year. Okay. I was part of the startup team for Magic Bricks. But you know, let me tell you, real estate you may call unorganized or whatever, but real estate में हर प्रोजेक्ट में एक नयापन है, हर साल मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। It's a very adventurous field. जिसका लग जाता है ना, उसको दूसरा सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा बोरिंग लगता है। तो मैंने 1 साल वहां गया टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, वहां कुछ इतने हाईफाई लोग हैं, वो क्या बेच रहे हैं, न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड्स बेच रहे हैं, एड स्पेस बेच रहे हैं, सो डल ईयर आफ्टर ईयर। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। राइट। मार्केट की साइकिल्स को आप प्रेडिक्ट नहीं अब कर सकते, वो चेंज होती रहती है, यू शुड रिस्पॉन्ड टू दोज, आपको स्ट्रेटजीज बदलनी है, हर प्रोजेक्ट एक नया जन्म है, नई चीज है।
सो आई वो मैंने ग्रेट टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज, आपने कहा ना कैसे आ गया ऑर्गेनाइज, मैंने उस ऑर्गेनाइज को छोड़ा। एक मिस्टर अनिल भल्ला वाटिका में ही एडवर्टाइज्ड कि मुझे एक चाहिए बंदा, क्योंकि वो एक अपनी वाटिका फर्स्ट इंडिया प्लेस बना के उसको लीज कर रहे थे और वाटिका ट्रायंगल में 1.3 एकड़ की साइट ले ली थी उन्होंने, राइट, बिकॉज ही आल्सो वांटेड टू गेट इनटू कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस। सो इन रियलिटी सर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट कब शुरू हुई गुड़गांव में, और उस टाइम पे प्रॉपर्टीज गुड़गांव में बाय कौन करते थे? तब वो रेजिडेंशियल चीज शुरू नहीं हुई थी गुड़गांव। रेजिडेंशियल में तो बिल्कुल ही जो बीपीओज और कॉल सेंटर्स में काम करते थे तो वो यहाँ घर ले लेते थे और उनकी गाड़ियां बसें उनको ऑफिस छोड़ देती थी। नोबडी फ्रॉम दिल्ली वाज लुकिंग टू शिफ्ट टू गुड़गांव दोस डेज। राइट, ना हॉस्पिटल थे ना स्कूल थे। एक हॉस्पिटल होता था प्राइवेट हॉस्पिटल जी रोड पे, कोई स्कूल नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। डीएलएफ अंसल अपनी बस चलाते थे, हर घंटे में एक बार शटल चलाते थे और उनके स्टॉप्स होते थे कुछ, कोई बस नहीं जाती थी। एमजी रोड पे तो आप टैक्सी में भी नहीं आ सकते, इट वाज सच अ स्केरी रोड। इंटरस्टेट बस चलती थी आईएसबीटी से गुड़गांव। तो फिर मैं उनके पास गया और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़कर मैंने बिल्कुल स्टार्टअप वाटिका को ज्वाइन किया। जितना आपका कमरा है इससे डबल कमरे में उनका टोटल ऑफिस था। गौरव भल्ला, गौतम भल्ला, अनिल भल्ला, हम सारे टेबल लगा के वहां बैठते थे। एंड वाटिका मैंने कहा कि मैं तो चैंपियन हूँ लीजिंग का, विद मल्टीनेशनल्स आई कैन डील वेरी वेल। सो एट व्हाट सैलरी यू जॉइंड इफ आई मे आस्क? सो उन्होंने 55,000 की सैलरी और एक हुंडई एसेंट मुझे दी। आई वाज वेरी हैप्पी। सो देन आई, This is which year? दिस वाज अगेन मैंने 5 मैं ईयर्स को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 5 एंड मेरे ख्याल से 2000 अराउंड 2000। तो फिर वाटिका ट्रायंगल अगेन हमने बड़ी भाग दौड़ करके भरी, मुझे वाटिका ट्रायंगल भरी। वाटिका ने कई 5-6 उन दिनों वाटिका की कमर्शियल बिल्डिंग, वाटिका वाज अ बिग प्लेयर इन कमर्शियल ऑफिसेज, दे मेड 5 or 6 7 वेरी गुड बिल्डिंग्स एंड वी वर गेटिंग इक्विवेलेंट रेंटल्स टू डीएलएफ। सो क्योंकि थोड़ी डिजाइनर बिल्डिंग्स बनाते थे एंड ऑल दैट। So I had a very good stint there. Vatika got into residential, and I had started as a general manager, sales at 55,000 rupees, and 7 years I spent. All credit to Mr. Bhalla को इतने इंक्रीमेंट होएगी आपकी 20%, 50%। 55,000 से सैलरी उन्होंने मेरी 1 करोड़ कर दी 6-7 साल में। वाह! तो वो नॉर्मल एचआर पार्लेंस में जस्टिफाई नहीं हो सकता है। कितनी परसेंटेज इंक्रीमेंट दोगे कि 55,000 1 करोड़ हो जाएगी। एंड व्हेन आई लेफ्ट वाटिका आई वाज ऑलवेज द सीनियर मोस्ट आफ्टर मिस्टर भल्ला। गौरव गौतम वर वेरी यंग, 20-21 साल के थे। दे रियली लुक्ड अप टू मी एज अ एल्डर ब्रदर। तो अगेन मेरी डेस्टिनी ऐसी रही है कि देखो मैं कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेशंस में एक बहुत बड़ा नेशनली नोन नेम नहीं हुआ, बट अपने सेक्टर में, गुड़गांव के सेक्टर में, तो आई थिंक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द गुड़गांव's जर्नी फ्रॉम व्हेन यहाँ कोई लोग नहीं रहते थे। Everyone knows you. शुरू की ऑफिस बिल्डिंग्स बनती थी। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। And I think not only Gurgaon journey, I would say the way you're explaining the MNCs, this first MNC which came to India, they contacted you and how you arranged office. So you have seen India story. It's not only a Gurgaon story. It is the India making story. हाँ करेक्ट। तो उनके साथ रहा। Then I was executive director with Vatika and I was also looking at corporate finance. तो उन दिनों गुड़गांव, जब ये सारी स्टोरी गुड़गांव में इवॉल्व हो रही थी, you know, offices and then offices के साथ साथ रेजिडेंशियल में भी एक सी चेंज आ रहा था वाटिका के दिनों में। मुझे याद है कि वाटिका ने पहला अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वाटिका सिटी लॉन्च किया। तब आपकी एक्सटेंशन रोड नहीं होती थी, सबको सोना रोड से घूम के आना पड़ता था। सोना रोड का भी बुरा हाल था। तो उन दिनों भी एक मार्केट में बूम था। हमने 1650 रुपीज स्क्वायर फीट में वाटिका सिटी लॉन्च किया और 700-800 रुपए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी। सो बट जैसे जैसे कमर्शियल इवॉल्व कर रहा था, रेजिडेंशियल स्टोरी भी इंक्रीज होती रही। रेजिडेंशियल स्टोरी भी इवॉल्व कर रही थी कि हल्के हल्के इतने ऑफिसेज आ रहे थे। तो पहले तो लोग मजबूरी में, जो कॉल सेंटर्स और बीपीओस के लोग थे, वो किसी तरीके से कुछ घरों में रह रहे थे ताकि उनको कम्यूट ना करना पड़े। जो दूसरे स्टेट से आए उनको दिल्ली में रहने का क्या, उनको तो ऑफिस से ही रहो। Right. People were also coming from other areas outside Delhi to work in those BPOs call centers. So sir, वो टाइम कब आया जब दिल्ली के लोग गुड़गांव में एक्चुअली में शिफ्ट होना शुरू हो गए? गुड़गांव, कुछ दिल्ली के लोग जो थे उनको था कि वहाँ फ्लोर्स हैं या हम प्लॉट लेके कोठी बना लेंगे।
फ्यूचर जनरेशन के लिए we'll create capacity. You know, floor you can't expand. पहले जॉइंट फैमिलीज का कल्चर था, इतना न्यूक्लियर वो इवॉल्व नहीं हुआ था. 20-25 साल में हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी बहुत चेंज हुआ है. तो लोगों को लगता था प्लॉट ले लो, कोठी बनाओ, फ्यूचर बेटे के लिए ऊपर बना देंगे, उसके लिए ऊपर बना देंगे, एक्सपैंड कर लेंगे. सो दैट थिंग अपील टू पीपल. उन्हें घर ले फिर यहाँ अपने फ्लोर बेच के अपना प्लॉट लेना शुरू किया. डीएलएफ ने बड़ी अच्छी स्टोरी प्ले कर ली. फिर डीएलएफ ने कुछ कॉन्डोज बनाए, ओकवुड, सिल्वर ओक्स. राइट. तो उसको तो वो ओकवुड, सिल्वर ओक्स इतने हिट नहीं थे, लेकिन हल्के हल्के लोगों को लोग फिर भी तब बोलते थे, यू नो, लिविंग इन अ फ्लैट वाज लोअर मिडिल क्लास. या तो दिल्ली में रहो या कोठी में रहो. कोठी वाज द हाँ. तभी जब ये डीएलएफ के शुरू के भी आए थे तो वो एक कॉम्प्रोमाइज सा सिचुएशन होती थी, लेकिन लोगों ने हल्के हल्के उनके बेनिफिट्स को रियलाइज किया. एंड जब व्हेन थिंग्स स्टार्ट ट्रेंडिंग, यू नो, पीपल विजिट देयर फ्रेंड्स. जैसे यार यादुल्ला, मुझे याद है कि मैं विपुल ऑर्किड गार्डन्स देखने, प्रीति मेरी वाइफ, उसके किसी ऑफिस के कोलीग को मिलने गया. मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है इनका यार. वो सन सिटी के अंदर है, पुराना है काफी, लेकिन आई रियली सेड कि वाओ क्या लाइफस्टाइल है तुम्हारा. तो तब रिजॉल्व किया कि यार ये तो ऐसे कई लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा था. बट अगेन वो भी टीयर्स में हुआ है. पहले तो जो लोग आउटस्कर्ट से आते थे वो काम यहाँ करते थे, उन्होंने लिया. फिर मिडिल क्लास आई. फिर अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब गुड़गांव में ये चीजें चेंजेस आ रही थी, दिल्ली का कॉलोनीज का इकोसिस्टम भी डिटोरिएट कर रहा था. राइट. हालांकि दिल्ली में जो द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड. आई मीन गुड़गांव इज नोवेयर कंपेयर्ड टू द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, द पब्लिक पार्क, the greenery, the Luton zone, don't have all those. And that old world charm. The old world charm. There is a history steeped into Gurgaon, in Delhi. You know, it's a historical city. So वो उसके कल्चर में वो हिस्ट्री भी है. गुड़गांव इज ये एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट हुई है पिछले 25 साल में. सो इट हैज नो हिस्ट्री. गुड़गांव इज अ सिटी विद नो हिस्ट्री. सो अब एक तो गुड़गांव की ये जो दिल्ली की कॉलोनीज हैं ये डिटोरिएट कर रही थी. आई रिमेम्बर कि I used to, when we were in school, my grandmother was in a colony called Rajouri Garden. I wonder if you heard of it. West Delhi में. और कुछ रिश्तेदार मेरे साउथ दिल्ली में रहते थे. हमने अपनी नजरों के सामने देखा. उन दिनों जब स्कूल से आते थे रजौरी गार्डन में सारे इंडिपेंडेंट कोठीज थी. बहुत कम कार्स थी. एंड दोस कॉलोनीज वर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. राइट. हमारी नजरों के सामने कोठीज टूटी, फ्लोर बने, और लोगों की जब अब पहले लोन ही नहीं मिलते थे, ना होम लोन था, कार लोन. तो लोन मिलने शुरू किए तो लोगों ने धड़ाधड़ कार्स लेनी शुरू कर दी. एवरीबॉडी स्टार्टेड बाइंग मारुति 800. कोई जो बहुत अच्छा एलीट था वो जेन खरीद लेता था. हमारे रिश्तेदार ने जेन खरीदी. आपने कौन सी कार ली थी सबसे पहले? मैंने अपने सियाल की सेकंड हैंड मारुति ली थी. उसने जेन ले ली, मैंने उसकी मारुति ले ली 800. तो फिर ये जब कॉलोनीज डिटोरिएट करने लगी दिल्ली की, सो देन द रियल मूवमेंट स्टार्टेड. लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि दिस लाइफ इज मच बेटर. राइट. एंड तब गुड़गांव प्राइस एडवांटेज भी था. बट द रियल चेंज केम. सो आई रिमेम्बर टॉकिंग टू कोलीग्स इन द इंडस्ट्री कि यार elite gentry was still not moving to Gurgaon. And that this phenomenon of elite people moving is only picked pace in the last 10 years. Okay. You know, again DLF happened to be the pioneer. DLF हमें याद है कि हमारे सामने अरालियाज लॉन्च किया 1600 रुपए फुट में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, एंड पीपल रिडिक्यूल DLF. 1600 रुपए फुट में अरालियाज. So वो प्राइस का रॉकेट साइंस लगता है, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. आई कवर, यू नो, पीपल थिंक कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ गोल्ड माइन, बहुत अप्रिशिएट कर जाता है, बट इट इज नॉट एज इट अपीयर्स. यू नो, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है. 1650 में किया बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, एंड उसके अंदर इंटीरियर नहीं कर रहा, आप खुद करो. So people said यार इतना बड़ा फ्लैट क्या खरीदना, इससे अच्छा तो बंदा कोठी खरीद लेगा. 300 गज की कोठी बना लेगा. 6000 फुट का फ्लैट क्या खरीदोगे, 6500 फुट का. So it took time. हमारी नजरों के सामने पहले अरालियाज was not a hit. Elite people said I'll stay in a कोठी. यार क्या तुम फ्लैट दे रहे हो मुझे, फ्लैटों में इतने बड़े बड़े फ्लैट. आज भी बैरियर है सर, सेम है. तो हाँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है. चेंज हुआ. तो फिर अरालिया slowly took off. It took a lot of time. Then, you know, Magnolia happened. Magnolia, it's only 5 years ago, 6 years ago, that when people moved in, DLF started operating that club.
लोगों की जो दिल्ली के कॉलेज में उसका डिटेरिएशन चल रहा था, और खराब होती जा रही थी दिल्ली की कॉलोनी का इकोसिस्टम. While the common ecosystem is very good, but within the colonies, those colonies में lifestyle has become obsolete, I would say, because those colonies have not renewed themselves. वो obsolescence की तरफ जा रही हैं. तो जब एलीट लोग आते थे अपने फ्रेंड के घर मैग्नोलिया में, उनको शो ऑफ करने क्लब ले जाते थे. So all of a sudden, you know, when things start trending, they happen very quickly. 6 साल पुरानी स्टोरी है, this started trending कि हमें मैग्नोलिया लेना है. Then other premium developments came in, and now situation is such that अब एक बड़ी स्टोरी हुई कि the Munjal family together they have bought 4 or 5 camellias together. So it's a very big statement that the charm of staying in independent farmhouses or big kothis, that is waning. For the sake of their families and the children and their good social life, people are beginning to prefer these condos. And this is a big inflection point in Gurgaon's real estate. It is only begun. So, you see, while you said India is going to become a 30 trillion economy, 50 trillion economy, Amrit Kaal hai, what does this growth manifest itself in? It throws up many affluence. Many people, I would say 50% of the population will shift to cities. But within that population also, people getting pushed into the upper middle class and the elite class. Those numbers are also massive. हमारी population इतनी huge है कि उसका small percentage also going to upper middle class, and that is a huge number. अब देखो again जैसे स्टोरी हुई थी आपकी कि Delhi was not able, even today. You know, the problem is कि, like I said, अभी तक Delhi has not opened itself to private expertise. Absolutely. Sir, why Delhi real estate never evolved over the period of time? और दिल्ली इतना पीछे छूट गया और गुड़गांव एक एग्रीकल्चर लैंड कहां से कहां पहुंच गया. मतलब कैपिटल सिटी होते हुए भी वो दर्जा दिल्ली को उस लेवल की डेवलपमेंट का कभी नहीं मिला. उन्होंने कभी नहीं सोचा मास्टर प्लानर्स में कि हम इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को हायर करें, इंडिया के नाउंड आर्किटेक्ट्स को हायर करें, एक कमर्शियल सेंटर की मास्टर प्लानिंग कराएं, वहां कॉर्पोरेट्स को लेके आए. वो अपने बाबूडम में कॉट हैं. FAR ही नहीं बढ़ा सर. सिमिलरली अब जब लोगों की एस्पिरेशन है वो बेटर लाइफस्टाइल, अब पहली बार हो रहा है कि एलीट जेंट्री, द अपर मिडिल क्लास इज लुकिंग एट गुड़गांव टू अपग्रेड हिज लाइफस्टाइल. राइट. लाइक आई सेड, द होल journey of residential story in Gurgaon started from where I told you. Today, it's a big thing and it is a very new phenomena. ये phenomenon गुड़गांव की स्टोरी 4-5 साल पुराना है, culminating into the fact that one of the best known industrial families have picked up 4 apartments in Camellia. That's a very big statement and the beginning of a new journey. Nice. Now it's also the start of a point where these affluent people, you know, जब आपके पास affluence है, you achieve anything, the biggest defining factor for your status and your success is the address. Right. You know, other things such as luxury cars and foreign holidays, look, many people can afford. Somebody can buy a second-hand Mercedes and nobody will know आपने S class भी ले ली. The biggest factor जिसमें entry level barrier huge है, जो आपकी स्टेटस को डिफाइन करता है सोसाइटी में. आफ्टर हैविंग वर्कड हार्ड, acquired wealth, you want to actually define your status also. Is your address. So the concept of trophy addresses, prestigious addresses has started. जो ग्लोबल बड़ी सिटीज में पहले होता था, लंदन में और मे बी न्यूयॉर्क में, और वहाँ सो ट्रॉफी एड्रेस का जो फिनोमेना है, because again Delhi's failure to cater to these people and numbers growing so huge. गुड़गांव में एक नई ये स्टोरी शुरू हुई है. सो इस सेगमेंट के पास, नाउ दिस सेगमेंट इज नॉट टाइड डाउन बाय द परचेसिंग पावर. यहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन का प्योर प्ले है, एंड बिकॉज द प्राइस इलास्टिसिटी इज ह्यूज. अगर किसी को एक एड्रेस लेना है तो वो उसका प्राइस, अगर डिमांड है उस चीज की, सप्लाई कम है, तो प्राइस विल बी इलास्टिक. राइट. बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा. जैसे कैमेलिया 30 करोड़ का था, आज से कोविड के दिनों में 16 करोड़ का कैमेलिया था, आज 60 करोड़ का कैमेलिया. माय फिगर्स में भी हियर एंड देयर, बट इफ टुडे 60 करोड़, देन देयर आर पीपल, द टाइप ऑफ पीपल हु आर बाइंग इट, दे वांट इट देयर,
एंड उनका जो एनुअल मे बी नेटवर्क टर्नओवर है, उनका एनुअल प्रॉफिट है, नेटवर्थ है, डजंट मैटर। कल की डेट में एक बार अड़ गया कि मुझे 70 में से कम नहीं दूंगा, तो लेना पड़ेगा, उसको Option लेना नहीं पड़ेगा और वो होगा। लेगा। There are handful options. जैसे पहले दिल्ली की कई बड़ी मार्की कॉलोनीज में होता था, अमृता शेरगिल मार्ग में एक घर बिका, वो 180 करोड़ का बिक गया। 2 साल बाद 380 करोड़ में सुन रहे हैं कि सुनील मित्तल ऑफ एयरटेल ही बॉट फॉर 360 करोड़। लोगों ने पूछा भाई 180 का बिका था 360, बोलता मुझे लेना था अमृतशेल मार्ग में, अब उतने से कम दे नहीं रहा था तो मैंने ले लिया। Somebody who's in that league, it doesn't matter. So trophy properties work in their own orbit. अपने अलग दुनिया में चलती हैं। And I think गुड़गांव में ये जर्नी अब शुरू हुई। एलीट लोग आते हैं। अब देखा जाए तो गुड़गांव में thousands of flats exist. Thousands have been launched. Tens of thousands have been launched in the last 3 years particularly. In the midst of a very big bull run right now. Right in the center of it. तो लेकिन अगर आप ये ट्रॉफी एड्रेसेस देखो, तो इवन नाउ देयर हैंडफुल, आप 6 कॉन्डोज से 7 कॉन्डो से ज्यादा गिन नहीं पाओगे जहां एड्रेस एक स्टेटस है। If you can mention that, sir, 5, 6. ये देखो गोल्फ लिंक्स के 3 हैं आपके, एरालियास, मैग्नोलियास एंड कैमिलियास। Then there is Crest. Crest is such an amazing example. I think 50 plus people have started demanding already. In the same micro market. The projects like Parasnath Exotica or Whipple Bellomonte, they're less than half. Yes, absolutely. So what is the logic? What drives somebody to pay 55,000 for a Crest? And across the road half. Something is available for 22, 24. Yes. What makes people take that decision? Because if you were number one, कि जब एक बैरियर आ जाता है, प्राइस का एंट्री बैरियर आ जाता है, तो only people with that taste who appreciate कि यार it's worth paying that much to get into Crest. There are a lot of people with mindset मैं क्यों दूं यार, मुझे वहाँ डबल फ्लैट मिल जाएगा, 2 फ्लैट ले लूंगा, बहुत बड़ा फ्लैट ले लूंगा, एक रेंट पे चढ़ा दूंगा, एक रह लूंगा, रेंट पे चढ़ा दूंगा, एक रह लूंगा। तो जो पीपल जिनका एक रिफाइंड माइंडसेट है, दोनों की फॉर फाइनर लिविंग अमिस्ट गुड जेंट्री, देयर इज अ प्राइस टू matters. Neighborhood matters for them. Yeah. So but now, so if you stay in Crest, you're staying amidst very intellectual people, refined people, and also you make a statement when you say I stayed. And I think Crest has actually really gained from the perception that has been created around Crest. Many people say Crest flats are very small, the club is like small, but still living experience there is amazing. Again, how वो trophy property बन चुकी है, because the way it positioned itself initially, जब वो club आया था, it was best in class. And then lot of expats, foreigners took residences there. तो वो उसकी perception बन चुकी। कई बार ना, it's very difficult to explain why something happened. There are a lot of intangibles at play. Maybe Crest came at the right time when there was not much competition. Right. So again, apart from DLF, any other which you would say? So DLF के बाद आपका देखो पाइनियर अराया है, अपने आप में एक ट्रॉफी प्रॉपर्टीज। पाइनियर अराया, across the road if you go to Nirvana country, that's a much better location. Because lot of greenery, old sectors, pedestrian walkways, और अच्छे कैफेज हैं। अच्छी है। अराया की सराउंडिंग में बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। But again, Pioneer Araya is today people shifting from Delhi, or people who are upgrading their lifestyle from Gurgaon. उनको लगता है कि if I take a home in Araya, I make a statement in my own social circle in general, in the society, and to myself that I've arrived. तो वो उसके लिए 30,000 रुपीज स्क्वायर फीट दे रहा है, when across the road if you take north close, south close, वो 15,000 पे है। तो वो लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक? मतलब उस पे कंस्ट्रक्शन की तो इतनी फर्क नहीं है ना। अब ये फिनोमेना पहले ग्लोबली एग्जिस्ट करता था। Then I'll tell you some examples globally how trophy addresses are double or triple priced compared to adjacent properties which are fairly good, but they don't have the X factor. It's typically like buying Mercedes Maybach for 3 crores just to make a statement when उसमें 3 करोड़ लायक कुछ नहीं है। उतने सीसी इंजन मिल जाएगा वो 50 लाख में। सी कई बार देखो, लेकिन जो उसका सेगमेंट है उसको लेता है। So suppose somebody goes to a Mercedes showroom and बोले आप GLS 2.5 करोड़ की क्यों दे रहे हो मुझे? मुझे Fortuner तो 2 करोड़ में मिल जाता है, अब एक्स्ट्रा क्या है इसमें?
तो वो सेल्समैन वो जॉब नहीं दे पाएगा कि Right. एक्स्ट्रा क्या है. Probably he'll say, sir, you not my segment, आप उधर ही चले जाइए, buy a Fortuner. It's the status symbol. Right. So अब residential real estate की new story is this, and this is just started unfolding now, and I think this will be the trending story, the big story, and as you can see, you know, many developers. So जब ये ऐसी success stories आती हैं ना, so the whole market started to and investors and the developers, they all started chasing their success story. Everyone can catch that. कई बार एक पहले स्टोरी थी कि हाई स्ट्रीट इज डूइंग सो वेल, गुड अर्थ केम, people got price appreciation, deal of Galeria set new records in rentals and values. People say high street is the thing. So a whole lot of high streets were launched. Abhi the trending story in the current boom is premium property, luxury condos. Hundreds of them are being launched all through 2022, 23 and 24. The focus is on Luxury launching apartments. and buying luxury properties. But again, ये जो सारी जो ट्रेंड्स होते हैं ना, बड़े इनएफिशिएंट तरीके से होते हैं, उसमें काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एंड ओवर प्राइस, दीज आर मार्केट डायनामिक्स, तो फिर थोड़ा पेन भी होता है, थोड़ी मिस्टेक्स भी होती हैं व्हेन वी फॉलोइंग एवरी ट्रेंड. जैसे हाई स्ट्रीट का ट्रेंड हमने फॉलो किया, देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हिच गॉट मेड विदाउट नेमिंग कॉम्प्लेक्सेस. सम ऑफ देम हैव कम बिफोर टाइम एंड सम ऑफ देम हैव not done well at all, because there are mistakes, and that's a different topic. We won't get into why these complexes failed and what they could have done better. But अब इस luxury story में भी, see, luxury story, so first of all, picking your project as a luxury product enables the developer to charge a price which is higher than the prevailing price in that particular micro market. Otherwise, how do you justify कि आसपास 10,000 रुपए फुट है, मैं 18 में लाया हूँ? You have to say, yeah, I'm in that category and that's a trending thing. So, but let me saying then delivering to that expectation. So that's where things, again, like I said, markets are always inefficient, and when they, any trend, whether it's a stock market or any particular market in the world where there's a speculative element, real estate mein, buyers have to be very discerning. Because you know, giving luxury, giving premium property, that upscale lifestyle requires a certain degree of expertise. Right. And that expertise has to either be, you have to have the experience of that expertise, or you can be that one rare person who does not have the experience but has the taste and style. There are examples of that also. Or you collaborate with somebody who knows it exactly how to do it. With someone who knows the job. You know, because let me tell you कि कई बार जो चीजें कंसीव होती हैं, ब्रोशर में कंसीव होती हैं, वो बनते बनते बहुत डाइल्यूट हो जाती हैं. Because particularly so, you can't go too much wrong in a mid-market residential housing. But a luxury thing, you can go terribly wrong if you don't have that expertise. So गुड़गांव रियल एस्टेट से अब इंडियन रियल एस्टेट पे आते हैं. So 2024 में हमने इलेक्शंस देखे, इलेक्शन के बाद न्यू टैक्स रिजीम आई. So mixed sentiments हैं. मैं specifically Indian housing market की बात करूँ. So how you assess 2024 Indian housing market? So I really want to know that secret thing कि 2024 कैसा चल रहा है अभी तक? भाई दिख ही रहा है कि अच्छा चल रहा है. Everybody is like investing in it और अच्छा चल रहा है. See, in a growing country जहाँ people are getting pushed to higher strata, lower middle class to middle class, upper middle class, housing तो अभी the story just started. See, it's always exciting. See, there are many third world countries where the trigger of growth has not ignited. तो third world, you can't say, but India is a third world country moving towards a second world country and maybe first world country. यहाँ हमारा growth की जो flame है वो ignite हो चुकी है. Our private sectors got empowered now. They can, India में अगर if you have a dream, a vision, India is attracting money from across the world. Right. Private sector does not feel shy to or hesitate to make a dream worth tens of thousands of crores and even raise that money. अगर आपको high, so the real growth story, Indian government has also realized that they can't try to do everything themselves. The private sector participation and even in infrastructure projects, private sector and government collaboration is the buzzword. India में चीज ignite हो चुकी है. Housing will be very good. लेकिन so, and let me tell you, residential people will
ऑब्वियसली दे आर इन्वेस्टर्स हु वाचिंग दिस स्टोरी कि हाउसिंग की डिमांड होगी, सब कुछ होगी। सो कोई भी HNI अपने पोर्टफोलियो को जो वेल्थ है वो अलग बकेट्स में पार्क करता है, एंड रियल एस्टेट ग्लोबली इज ऑलवेज कमांडेड वेरी हेल्दी शेयर ऑफ everyone's wealth, you know, कोई दुनिया भर में वो कुछ तो परसेंटेज करते ही हैं। As people are getting, इंडिया में पहले तो ये बहुत bulk of the wealth was getting parked in real estate, but now people are getting savvy towards stock markets and mutual funds. Lot of money is going there also. Those segments have their own advantages. कि आप fractionally withdraw कर सकते हो। प्रॉपर्टी अगर आपको थोड़ा पैसा भी चाहिए तो पूरी बेचनी पड़ेगी। Here you can keep on withdrawing fractionally, and you can also build it up in small pockets, small components. यहाँ आपको एक बड़ी टिकट साइज में खरीदना है और थोड़े पैसे की भी जरूरत तो प्रॉपर्टी सारा बेचना है। सो यस, हाउसिंग की मार्केट तो अच्छी है। और देखो, जहां एक इन्वेस्टिंग वो एलिमेंट आता है, एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां चीजें परफेक्शन से नहीं चलेंगी। वहां हमेशा बीच बीच सी मार्केट, यू नो, आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, एंड ऑल्सो देयर आर बिग डेवलपर्स लाइक DLF। हम मार्केट की साइकोलॉजी को, इफ आई क्लेम दैट आई बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और DLF क्लेम्स दे बीन अनएबल टू अंडरस्टैंड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। क्योंकि कभी यू नो, जो मार्केट में फिनोमेना हो रहा होता है, एनालिस्ट ओनली ट्राई टू जस्टिफाई व्हाट इज हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी से ग्रोथ हो रहा है, अमृतकाल है, ये है, वो है। मुझे अच्छी याद है कि 2012 में जो पिछला बूम हुआ था, आई वाज इन आईरियो, तब भी एक बूम चल रहा था। अगेन वो बूम एक बार रुका था, फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई थी मार्केट में। तब भी हम लोगों को बिठा के, आई पर्सनली यूज्ड टू जस्टिफाई, South Delhi people are coming to Gurgaon now, India is shining, economy will grow, this. We only justifying that situation. एक साल बाद उस justification को क्या हुआ, when everything went in the dumps and they stayed in the dumps for 6 months. Right. तब वो justifications कहाँ चली? वो फिर तो था कि अब 2 करोड़ का भी फ्लैट बेचना है। I was in AIPL those days, Peaceful Home में 4 बेडरूम का फ्लैट 2 करोड़ का बेचना था। ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। Memories are so short कि 5 years back? 5 years back, पीसफुल होम्स में 3000 फुट का फ्लैट 2 करोड़ में बेचना है। ब्रोकर बोलते सर, मिडिल क्लास के पास 2 करोड़ कहाँ से आएंगे? घर आपने इतना महंगा रखा है, वो लोकेशन में कैसे 2 करोड़ का ले लेगा? आज की डेट वो 6000 रुपए फुट। द सेम ब्रोकर्स, उसे हमने 100 चेक लगा दिए, 500 चेक लगा दिए। अब तो ये रुकने नहीं वाला है, इंडिया तो बहुत आगे बढ़ गया है, और जो बढ़ रहा है। बट these things, aberrations will come in the market. अब वो उससे डबल ट्रिपल कीमत पे, अब कोई 16000 में बिल्डर बोलता है मैं 20,000 में लाऊंगा, लास्ट में सरप्राइज देते थे, मैंने 16 का रेट कर लिया, अचानक उसको 2000 चेक आ जाते हैं। Right. तो where are these 2000 checks coming from? It's just that we know where they're coming from. It's just that we don't want to acknowledge where they're coming from. We try to justify कि अब तो इंडिया ग्रो कर रहा है। So अब दूसरा उसका फ्लिप साइड है कि if you become too analytical, you also miss the rally. मैं अपने का एग्जांपल लूंगा, और मेरे कई कोलीग्स रहे हैं, यू नो, उनके नाम नहीं लूंगा, तो ऑलवेज वेरी एनालिटिकल। मार्केट इज ओवरहीटेड, करेक्शन होगी तब लेंगे, अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, रेंटल्स आर सो मच, जस्टिफाई नहीं हो रहा प्राइस। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में प्रॉपर्टी नहीं ली। जो थोड़ा डिम्बिटेड इन्वेस्टर था, जो चेक उन्होंने ले ली, और कई एनालाइज ही करते रह गए कि करेक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। But having all said and done, if you can, real estate ultimately is the best hedge against inflation. It's a real asset. In a good company, stock can become zero. Your real estate can never become zero. In the long term, it will always beat the inflation. And let me tell you, real estate की appreciation भी, कोई हम पुराने प्राइस सुनते हैं और आज का प्राइस सुनते हैं, हम मार्वल करते हैं कि प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक कंट्री में जो एग्रीगेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, लेट्स से आज तक इंडिया में कुछ सालों तक 15% था। एक समय तक इंदिरा विकास पत्र भी मिलता था, तो 5 साल में पैसे डबल कर लेते थे। गवर्नमेंट वाज पेइंग 15, राइट? अब FD 7-8% हो, अब वो 12% पे आ गया है एग्रीगेटेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कुछ साल पहले 15% था। बट इफ यू से 15% पे कंपाउंड करो तो 5 साल में डबल होता है। सो लेट्स टेक अ सिनेरियो ऑफ 30 इयर्स।
₹1000 गज प्लॉट था डीएलए फेज 1 में। 30 साल मैंने देखा है, 30 साल पहले फादर के साथ आया तो ₹1000। 5 साल में कितना हो गया? डबल। 10 साल में 4 टाइम्स, 15 साल में 8 टाइम्स, एंड 20 साल में 16 टाइम्स, फिर 32 टाइम्स, नहीं 5 टाइम्स, 2 टाइम, 2 4 8 16 32। तो 32 टाइम्स तो ग्रो कर जाएगा 30 इयर्स में वैसे ही। So this is all logical and really there is math behind it, huh? जो प्रॉब्लम है इसकी, वो जो कंपाउंडिंग भी होती है, इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ, इट इज ऑलवेज 7-8 ईयर साइकिल, जिसमें प्राइस अगर आपका 12% का इंटरेस्ट रेट, अगर मैं मानूं कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस 12% है, तो टिपिकली 8 साल में डबल होना चाहिए। तो वो 8 साल में डबल इवेंचुअली होता है, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट 8 इयर्स एंड इट्स नॉट अ लीनियर थिंग कि हर साल कंपाउंड हो रहा है और 8 साल हो गया, जैसे आपके कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो इट्स नॉट अ लीनियर थिंग। वो बढ़ता 2 साल में ही है, उसका 6 साल पेशेंस 4-5 2 साल बढ़ता है, 1 साल गिरता है और 5 साल स्टैग्नेट करता है। फिर वो, in spite of all that, what I just mentioned about this new Gurgaon story about the new trend of elite people, upper middle class people looking for quality homes, वो चीज ट्रेंड करेगी आने वाले काफी टाइम तक। What are the top 3, like if I have to ask you, crisp 3 reasons for this growth that we see now Growth in what? in the real estate industry? India's economy and people's requirements. People want homes, companies want offices. As cities are growing, shopping centers are required. So people, और Indian families का mindset भी change हुआ है. They are becoming more spending oriented. So people want to spend a lot of money eating out, shopping, and They all want bigger houses. bigger houses. So real estate is a direct reflection of the economy. It's a direct reflection of the economy. किस सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है, तो उससे आप ऑटोमेटिकली यू कैन अज्यूम कि इंडियाज थ्रोइंग दैट, क्रिएटिंग दैट सेगमेंट, राइट। सो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है। देयर कैन बी नो बेटर बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी देन वॉचिंग द वे रियल एस्टेट इज। इनफैक्ट अगर आप रियल एस्टेट को देखो तो रियल एस्टेट उस कंट्री के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप गुड़गांव को देखो तो गुड़गांव को देख के आप एनालाइज करो कि ओके, इंडियाज इकोनॉमी इज बूमिंग, ऑब्वियसली सो मेनी मल्टीनेशनल्स आर कमिंग इन, सो मच ऑफिस स्पेस इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड, बनते बनते अच्छी बिल्डिंग खाली नहीं रहती है। सो यू कैन नो कि एआईपीएल बिजनेस क्लब बना, वो फुल हो गया कायदे से, तो लाखों स्क्वायर फीट बना हुआ है, भरा फिर भी भर गया। तो यू कैन जज कि द मूवमेंट इज स्टिल हैपनिंग। ये आपको चीज पता लगती है। लेकिन अगर आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो तो आपको ये पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट मशीनरी में करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस है। आपको रियल एस्टेट की डेवलपमेंट ये भी बताती है। आप देखते हो कि प्रीमियम होम्स की कैसे डिमांड बढ़ रही है, एस्पिरेशन। तो आप देखते हो कि ये, आप फिर एनालाइज कर सकते हो ट्रेंड क्यों हो रहा है। ये ट्रेंड इसलिए हो रहा है कि दिल्ली की कॉलोनी, तो रियल एस्टेट को वॉच करने से आपको कई स्टोरीज पता लगती हैं। People are shifting from Delhi for this kind of lifestyle. And they have the purchasing power. दूसरा, एक lateral movement is also very strong. People don't reckon for that, factor in that. लेकिन जो people, a couple for example has bought a home 10 years ago, 15 years ago, they're starting out in their career. So 15 years later, they have also grown in life. So they'll dispose of this home, add on a few more crores, buy a home which is more fitting their new status now. सो रियल एस्टेट को वॉच करके आपको उस कंट्री का कल्चर, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, प्राइवेट सेक्टर का कितना एंटरप्राइज है, सब पता लगता है। गुड़गांव इज बीन ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना नहीं रहा है। अगेन, हमारे जो टाउन प्लानर्स हैं, दे हैव नेवर सी गुड़गांव, क्योंकि ऑर्गेनिकली और अनएक्सपेक्टेडली ग्रो किया है। अगर किसी प्लानर को, विजनरी को पहले बताया होता गुड़गांव विल बी द ऑफिस हब ऑफ इंडिया, तो शायद दे वुड हैव कॉल्ड इंटरनेशनल आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर्स, दे हैव डन सम टाउन प्लानिंग। लेकिन गुड़गांव केम इनटू बीइंग एज अ डेस्टिनेशन क्लोज टू दिल्ली, जहां रिटायर्ड गवर्नमेंट के लोग रहते हैं।
रहेंगे. फरीदाबाद was still an industrial city. Yes. गुड़गांव was कि बाबू जो हरियाणा गवर्नमेंट के रिटायर होकर रहेंगे, तो हुडा ही अथॉरिटी बनाई. हुडा ने अपने तरीके से अपने रूल्स बनाए, लेकिन जब अथॉरिटीज की ग्रिप में एक चीज आती है, वो हुडा छोड़ती ही नहीं है. जब न्यूअर सिटी बननी थी तभी भी उन्होंने अपना ग्रिप छोड़ा नहीं. इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हुडा कि जब न्यू सेक्टर्स आए और गुड़गांव ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था एज अ ग्लोबल सिटी. न्यू सेक्टर शुड हैव बीन डिजाइन्ड बाय वर्ल्ड रिनाउंड टाउन प्लानर्स और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तो एक ऑर्गेनाइज्ड न्यू गुड़गांव आता. लेकिन दैट्स अगेन अपॉर्चुनिटी. तभी तो मैंने बोला कि यहाँ पे बिल्डिंग्स पहले आई हैं, रोड्स बाद में आई हैं, तो इट वाज नॉट लाइक द प्लांट्स. तो चीजें हो रही हैं. समहाउ इंडियंस की यही खूबी है, द न्यू सेक्टर्स कियोस्क में भी वो थोड़ा ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं. जब रोड बनती है अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज में, तो रोड से पहले पेडेस्ट्रियन वॉकवे का डिजाइन बनाया जाता है. देयर इज सो मच इंपॉर्टेंस. देन दे आल्सो मेक्स ट्रैक्स फॉर साइक्लिस्ट, और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि साइक्लिस्ट का एक पेमेंट से उतर के दूसरे पे कैसे जाएगा. पेडेस्ट्रियन हाउ विल दे क्रॉस. व्हीकल्स को लास्ट प्रायोरिटी मिलती है. नाउ यू हैव योर मेजर रोड, वन ऑफ द मोस्ट मेजर सो कॉल्ड रोड्स इन गुड़गांव, द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड दिस SPR. देयर इज नो थॉट गॉन फॉर द पेडेस्ट्रियन. कहाँ चलेगा पेडेस्ट्रियन? That's what is my next question also, that okay, all good things we spoke about real estate, but what are the real challenges that the real estate industry has to face, and like, is there any way we can mitigate those challenges in the coming years? When the things get driven by speculation, then everybody is in a hurry to produce more and take the advantage of that speculative phase. And then the whole focus is there. So that's when attention is not given to designing and after delivery operations of how those things will function. Everybody is focused on maximizing. So I think all countries, all cultures have to go through these phases and they ultimately get more resolved. तो अभी we are in that phase. अब challenges तो यही हैं कि देख लिए आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, बस रोड पे और भी कई बिल्डिंग्स हैं और कितने कमर्शियल सेंटर्स आए हैं. So many crores of investment have gone into these projects in construction. So much investment money is gone, and so this is one thing which is very wrong with the real estate industry. But there's some bright spots also. But if you see office buildings, there are a lot of office buildings, but we still don't have a downtown. World over, and if you go to Toronto, I went to Toronto and Vancouver, they have a proper downtown. If you go to Hong Kong, you have Singapore, there's a proper downtown where there's a concentration of office space, and those office spaces are very well served by mass transit systems. And We have in bits and pieces like in Cyber Hub and in One Horizon, Two Horizon, 32 Milestones. So we have things. Correct. Again, वो integrated master planning नहीं हुई ना. It was a city which was not designed. Nobody had conceived it will shape up this way. But even when there was opportunity, it has not been taken. I mean, so this is what is like wrong. कि let me tell you, things will change here also. अगर आप देखो कि जो cities हमने independence के बाद बनाई हैं, I have a home in Himachal and I go to Shimla very often. If you see कि जो Britishers, the part of Shimla they've left, the roads are so wide and the infrastructure is so good कि independence के आप 75 years बाद भी they are able to take the load of the traffic, the mall road over there. For example, if you go to Luton zone, the roundabouts over there, they have 6 roads emitting out of the roundabout. No red light, but all the traffic Luton zone का roundabout ले लेता है. Right. अगर आप देखो कि आप शिमला में जो फ्यूचर इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट हुई है, टोटली हैपेंड, नो थॉट बिहाइंड इट. अगर आप देखो कि जो राउंड अबाउट हमारे टाउन प्लानर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन पे बनाया गोल्फ कोर्स रोड में, उसके डायमीटर में किसी ने माइंड नहीं अप्लाई किया. दैट शुरू में दैट राउंड अबाउट्स बिकम डिसफंक्शनल. उसको बंद कर देते हैं, पीपल हैव टू गो फर्दर अहेड एंड टेक अ यू टर्न. ल्यूटन जोन का अभी तक चल रहा है. तो अगर हमें इस ग्रोइंग इंडिया के एस्पिरेशंस को वी हैव टू केटर टू प्रॉपर्ली,
then government is taking a lot of initiatives. तो इनको ना at a national level they have to have a town planning central body which has to lay down norms. Even state governments, the chief ministers, for the important cities, they have to create town planning cells or town planning departments and attract the best, and those town planning departments should be asked to collaborate with the best available private sector expertise. अगर आप एक टाउन बना रहे हो तो अगर आप सोचो कि the town planning people, professionals who join these government departments, they are not the best in the business. I'm not saying they're not intelligent enough, they simply don't have lack the exposure. What are the new trends? वो सारी चीजें नहीं पता होती. तो अगर आपको रियल एस्टेट को और अपनी टाउन प्लानिंग को ठीक करना है to cater to the needs of future, and let me tell you, if our infrastructure is good, if our cities are good, these are the big triggers for the next phase of growth. Yes. Like I said, we already talk about 2047, we take things for granted, but if our infrastructure, if our cities don't, there is a competition for that growth. Countries like Vietnam, countries like Bangladesh, countries like Thailand, they're all competing. Right. And if you go there, with regards to their town planning, with regards to their infrastructure, they're beating India hollow. Yes. So many expats today, do you think they don't notice this journey from Araya to this place is so bad? Vietnam is already snatching a lot of opportunities. Right. So many other third world countries, they're doing a much better job than India in terms of developing infrastructure. So why we don't learn from? So let me tell you, we should never take good things for granted. For good things, there is always competition. Western countries are outsourcing their businesses and they're diversifying, spreading their money all across the world. If India has to command that share, तो कई चीजें India has done well at times. I remember when we were in school and college, because से pass out भी हुए थे, our airports were in a very bad state. हम फॉरेन ट्रिप करके आते थे, हम वो ही बताते हैं, यार देखो कितने अच्छे एयरपोर्ट थे, हमें आते ही लगा कि इंडिया आ गए. अब दिल्ली के एयरपोर्ट आते होता लगता ओ इंडिया आ गया. देखो वहाँ टिपिकल वो सलन बाबूज बैठे होते थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के. Things were pathetic. See the magic of Narasimha Rao government ने इस चीज को इनिशिएट किया कि they invited private sector. आपको simple formula, make a world class airport in Delhi, Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Calcutta. You make a world class airport. People will come and we will give you some hotel sites. You can take the revenue of whatever you charge from the airlines. We'll give you some hotel sites, some commercial sites to compensate, to earn back the investment you're putting in. And it can happen in India also. Today our airports regularly win awards of best airports in their categories. Right. I went to Bombay, the Adani, there is a Adani lounge over there. Credit card diya, fabulous buffet spread, 5-star. And there were days where our airports were so primitive. So Indian government, if that can happen to airports, why can't it happen to your railway stations? Yes. Delhi railway station hai. Have a global tender. Have all developers, infrastructure companies bid for it. You tell them that we'll give you so much commercial site around it. आप ऊपर 3-star hotels बना के बेचो, and then you get advertising space. You sell retail and shops. अपने railway station platforms के ऊपर have a mall. Sell those shops over there. You will have first world railway stations. Right. तो ये अब अगर हमारा न्यू फेज ऑफ ग्रोथ के लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे लाना है. We can't take things for granted. There are people who are doing things faster and better than us. So ये जो pompous, I don't get very excited by when politicians say हमारा अमृतकाल आ गया, हमारा ये आ गया. They also need to do a lot. अब देखो mindset issue, Gurgaon is the cash cow for Haryana. But the government is not giving it due attention because the votes probably don't come from here. I'll give you a very so again, government need not have money to do a makeover of Gurgaon. It just has to harness the private sector. Right. एक typical example,
any big city in the world has a very good central park, central greens. सबका एक central park होता है where everybody goes for a picnic, jogging, and there is a good cafes over there. और गुड़गांव का कहाँ है? गुड़गांव में कहाँ है? लेजर वैली. तो उसका कितना सिंपल है. आप एक टेंडर फ्लोट करो, इनवाइट कॉर्पोरेट्स इन गुड़गांव कि इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे, लेजर वैली इज ह्यूज, उसमें 2-3 पार्क्स हैं, इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आप डेवलप करो, बेस्ट लैंडस्केपर्स लाकर. इन रिटर्न वी विल गिव यू फ्यू क्लस्टर्स ऑफ रिटेल वेयर यू हैव योर फूड कोर्ट्स, कैफेज, एंड वी विल गिव यू एडवर्टाइजिंग राइट्स, राइट, मैनेज्ड बाय लेट्स से व्हाइट लैंड. वी वुड डू इट. अगर मुझे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि गुड़गांव लेजर वैलीज, वी आर नॉट सच अ बिग कॉर्पोरेट, वी वेरी यंग कंपनी, बट दे आर मच बिगर प्लेयर्स. This white land leisure valley and allow us some commercial opportunities. Even holdings दे दो हमें वहाँ जो तो we can have the best park. What happened to the airports can happen there. Yes, yes. I hope someone is listening, and I manifest today that this happens. This is the next thing which happens. It has to. I'll give you example how things can happen if the government wills it. So you see, money wants to come into India, but we have to give it enough wide enough channels to flow properly. But if we have infrastructural bottlenecks, our cities are not able to cope up, then that opportunity will not come into India. Those funds will not come into India. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लुक एट द NDMC एरिया, नेहरू पार्क, लोधी गार्डन में NDMC इज डन वेरी सिंपल थिंग. वो अपने जो पार्क में टॉयलेट्स हैं और NDMC एरिया में बाकी जो टॉयलेट्स हैं जो ल्यूटन जोन में, दे ऑक्शन करते हैं. टॉयलेट के बाहर एक होर्डिंग होती है. सो इफ अ कॉन्ट्रैक्टर विंस द ऑक्शन, उसको टॉयलेट में पूरा इटालियन, इंडिया में टॉयलेट में, पब्लिक टॉयलेट में इटालियन मार्बल लगा है, पोर्टेड फिक्सचर्स लगे, 5 स्टार होटल की तरह मेंटेन हो रहा है, सेंटेड है वो टॉयलेट्स. वेंडर को और बाबू जाके, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो जाके इंस्पेक्ट करते हैं. यूजर्स satisfied, not satisfied के बटन दबाते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में. ऑल द वेंडर गेट्स इज अ होर्डिंग आउटसाइड द टॉयलेट जो आगे बेचता है. तो रिकरिंग बिजनेस है उनका. वो मेंटेन करता है थाउजेंड्स में, उसको 10 लाख 20 लाख मिलता है उस होर्डिंग का, क्योंकि वो लूटन जोन में होर्डिंग है. चीजें करनी है. वी शुड दिस यूफोरिया. वो तो इंडिया की डेमोग्राफिक्स, व्हाई इंडिया सीज द फर्स्ट राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज इंडियाज डेमोग्राफिक्स. द नंबर ऑफ, सो इंडिया ने एक अच्छी चीज करी आजादी के बाद कि आर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लाइक यू मेंशन्ड अबाउट IIT, आर बेस्ट इन क्लास. और मेडिकल कॉलेजेस, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छी रखी गई. एंड द वेरी फैक्ट दैट वी हैड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेंस, हमारे स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश आती है. वर्ल्ड आल्सो. सो व्हेन दिस वेव ऑफ आउटसोर्सिंग हैपेंड, our engineers could give those technical services. हालांकि वो शुरू में वो low end ही देते थे, coding and all that. And our English speaking force could be trained. Yeah, many countries still don't have that. China does not have that. Bangkok does not have it. Vietnam does not have it. कोई English बोल के राजी नहीं है. तो फर्स्ट राउंड में हमें उस चीज का बहुत बड़ा डेमोग्राफी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है. There was a book on it कि next phase of growth will be based on demographics. Wealth will get distributed to hungrier people who are willing to work for less, more efficiently, and सारी चीजें outsourced होंगी. And that will lead, the third wave by Alvin Toffler, एक book है, their theory. India took the advantage of the theory. But the next phase will not be purely on demographics. It will be on good quality infrastructure. And जो भी infrastructure, जो अभी भी growth story हुई है, if a visionary like DLF and some other private sector players had not chipped in with these corporate office spaces, then this opportunity could have come liberalization के बाद and gone away. Right. It wouldn't have come into India. Right. So somehow things happened. So this is the power of infrastructure. एक opportunity आई तो private sector ने काम किया. और तो अब ये है कि गवर्नमेंट को चीजों को आउटसोर्स करना है. They have to channelize the power of the private sector. दुनिया देख रही है कि इंडिया में पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है, इट्स अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी. तो पीपल आर विलिंग टू पंप इन मनी, क्योंकि उनको किसी भी कॉर्पोरेशन को वर्ल्ड को नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ इन नंबर्स कम्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, व्हिच इज थ्रोइंग अप मोर मिडिल क्लास देन देयर एंटायर पॉपुलेशंस. तो ग्रोथ तो इधर ही है. तो बस इंडिया को
उस ग्रोथ को चैनलाइज करने के लिए पाइप ऑफ सफिशिएंट डायमीटर बनाना है, विच इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर. Real estate has to play a role. Things were very unregulated because of certain factors, like there was no concept of financial closure. People were doing whatever they wanted to do. There was no regulation to check them. RERA is a very big step. RERA coming in has also opened out finance into real estate. Now private equity funds have started. Private equity funds had started coming in 2000. And I was involved in getting the biggest private sector equity infusion in India at Vatika. We got in 800 crores in private equity from Goldman Sachs, Wells Fargo, and Bear Capital. And that was pure equity. Then IREO got so much money, and so many other developers got money, but they burned their fingers because there was no RERA, and funds were fungible from one project to another, and financial closure का concept था नहीं इतना अच्छा. तो रेरा ने उस चीज को बड़ा गवर्निंग बॉडी आ गई, पहले थी बॉडी आ गई है, एंड कुछ मैजिक नहीं किया. 1 or 2 गुड रेगुलेशंस व्हिच प्लग दीज गैप्स, दे आर द गेम चेंजर. ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस आ गया. सबसे बड़ा डिसिप्लिन है कि सैंक्शन अप्रूवल्स के बगैर आप कर नहीं सकते काम. दूसरा है कि उस प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में रखो. राइट, यही करो. देखो, अब थर्ड लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कब आएगी? वो तब आएगी कि अभी भी इंडिया में रेरा आ गया. रेरा सबसे बड़ा, उसका सिंगल मोस्ट बिगेस्ट रूल इज कि मनी हैज टू रिमेन इन द प्रोजेक्ट टिल यू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन. दैट्स सिंगल मोस्ट. अदर थिंग्स बीइंग कि सैंक्शन एंड अप्रूवल होना चाहिए. वो पहले भी था, लेकिन पहले कोई कुछ चेक नहीं करता था. अब वो इफ यू डू सच अ थिंग देन यू कैन गेट हॉल्ड अप. दूसरी बड़ी चीज ये होनी है विच इज देयर इन एडवांस कंट्रीज कि गवर्नमेंट हैज टू मेक affordable funding available to real estate developers. Abhi bhi real estate industry is in the least preferred category of financial institutions for giving construction loan. Least preferred. हाँ, होटल इंडस्ट्री में आप वो खुल के लोन दे, thousands of infrastructure में जितना लोन्स देते हैं खुल के for highways and other infrastructure projects, real estate में they are very. So what happens typically abroad? डेवलपर बायर से 10% लेता है, एंड देयर आल्सो cases where in most cases then buyer doesn't pay in construction installments or whatever. Balance is payable on completion of construction, because because if the developer has a land which is licensed for construction and he shows that he's got the buyers, वहाँ इतना speculative element नहीं होता कि buyer गायब भी हो जाएंगे, वो 10% वाली हैं. Then the buyer gets money to complete the construction. After he's completed the construction, people take loans and then they pay the balance. So वो financial closure अभी भी इंडिया में exposed है. In a very hot market, a developer buys a very expensive land. Speculators jump in, creating the illusion that there is a huge demand. And these speculators can get very fickle when the market थोड़ा सा corrects. Because then they won't throw good money over bad money. तो क्या होगा फिर? फिर वो प्रोजेक्ट मिडवे कहीं जाके स्टक हो जाएगा. तो दैट फंडिंग हैज तो डिपेंडेंसी ऑन सेल्स अक्रूवल्स फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स. अभी भी लोन मिल रहे हैं, बट दैट थिंग हैज टू, गवर्नमेंट हैज टू रोबस्टली बी मोर रोबस्ट एंड क्रिएट मोर पैरामीटर्स एंड रूल्स, इससे थोड़ा इजीली और ज्यादा प्रोपोर्शन में फंड कर पाए. राइट. सो गुड़गांव रियल एस्टेट में सर आज जहाँ पे हम देखते हैं दिल्ली का पैसा बहुत लग रहा है. So especially people who are moving out from Delhi and coming here in Gurgaon. So then we see people who are working in good corporates, Fortune 500 companies, MNCs. They want to live in best of the best condos. One more thing which we have seen in last 2.5, 3 years is the NRI investment. So I was just reading an article जिसमें 15% जो है टॉप 7 सिटीज में नंबर ऑफ सेल्स जो हो रही है उसमें कंट्रीब्यूशन एनआरआईज का है, एंड 2025 तक इट विल इंक्रीज बाय 20%. सो ऐसा क्या अट्रैक्शन है या ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में, खाली गुड़गांव में नहीं, ओवरऑल ये टॉप 7 सिटीज में, कि द पीपल हु आर सिटिंग ओवरसीज एंड दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन इंडियन रियल एस्टेट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड दिस? I have been to foreign road shows. हर road shows में हम bundle full of checks लेके आते थे. Till
2014 तक लेके आते थे, और वाटिका में भी, आईरियो में भी और जर्नी में, हर एग्जीबिशन में जाते थे, वहाँ चेक्स देते थे. Then came a time when their markets were doing so well, their cost of finance was very attractive. और इंडिया में several projects got stuck, there was no regulation, और बड़े बड़े developers के got stuck. तो 10 years तक उन्होंने शन किया. अब the way things are right now, their cost of finance has gone up. उनके होम लोन्स वगैरह बड़े महंगे हो गए. Their properties are at a very higher price. They already talk about they'll correct. Any day US property prices will go down. Dubai is also sky high. So like I said, HNIs always want to park a certain portion of their wealth into real estate. It's a traditional case. So now obviously they hear stories about India trending. There is RERA now. They have more confidence. कि अब तो RERA आ गया, things are much more regulated. So that money is looking at India. So money is not loyal to any location or country. Whether it's money in real estate, money in stocks, money in economy. Like a lot of money is coming into our economy, we can't take it granted. Whenever the money finds better opportunities across the globe, it will go there. So right now, these are the factors which has made India a favored thing again. They see India में 3-4 साल से प्राइस बढ़ रहे हैं, अच्छा हो रहा है. तो अब होगा कि 5-6 साल हमारी बढ़ेंगी, उनकी करेक्ट हो जाएंगी. अब उनके इंटरेस्ट रेट्स will also start going down. Now Fed is going to start reducing the interest rates. They were trying to tame the inflation after COVID. If the interest rates go down, their property prices correct. Sir, the old age debate continues. Gold, debt, equity, real estate. Which investment option offers the best returns, most attractive returns, and at lowest risk? Why? I mean, is real estate actually the better platform than any other investment options? Yes, I would like to say so. You see, every HNI who's got disposable or investable income or wealth, they want to, typically the mindset is they don't want to put all eggs in one basket. They diversify. And the most favored avenues are real estate, gold, and equity. And very conservative people even put it in debt, who are very risk averse. But typically, those who put their money in debt, they will lose out to inflation. Gold is a perfect hedge to inflation. But the gold stays dormant. It does not give you any rental yield. It will be somewhere. It can get stolen. You can recover it. Some safety. And gold is a thing which is in the new age. It's not a new age thing. It's going out of fashion. So God knows if trends change, what the value of gold is going to be. You know, gold ki value traditionally was driven by it being a reserve currency, the backup currency. But trends may change with cryptocurrencies come in tomorrow. People say it's just a yellow piece of metal. Right. So debt will leave you behind the inflation. Gold is not a new age thing. Trends are changing towards cryptocurrency. And then you have equity. Equity has its advantages. Lot of the middle class is going after equity and mutual funds in a very big way in India today. Internationally, it's always been the case. And real estate. So I would say equity, mutual funds, and real estate. I would rate them to be the highest. They're the safest. Real estate is, you know, if you go behind the definition of real estate, it's a Latin word, real, actual. It is something tangible. It's immovable. It can't get stolen. It will always beat inflation. It may even give you a rental yield. So I would say any investor in the world, I mean, it's a global thing, that they are going to park at least very big chunk, ranging at least up to half or even more, slightly less. So they're going to park a sizable chunk in real estate because real estate is real. Yeah, true, absolutely. You can't ignore real estate. Real estate has to be there for you. Yeah. History has proven again and again that. Yeah, but you have to be, like you say, like you have to be discerning while putting money in the right mutual funds, right equity. You have to be discerning in putting money into the right real estate. Lot of people make mistakes chasing stories which are not so solid. So you can go wrong there. So one more thing, sir. When we talk about gold,
At this stage, what we see, all the developed economies like US, UK are close to recession. Relatively, what we see when there are global tensions, Russia, Ukraine, Israel, Iran, still India seems to be more stable. So it seems to be more stable, or what we can expect is that the kind of neutral stature which India is having. So the whole world has made India as a center stage for investment. So is it right, or it's just a time frame where we are sitting? You see, I mean, global economy is a cyclical phenomena. Yes, it's true that in some advanced countries, there's talk about coming recession. So you must understand these are saturated economies. You know, people's needs are already met. Their populations are not growing. In some European countries, their populations are not growing. So absorption of services and stock, that's hit a ceiling. So corporations which want to grow, they want markets where the trend of absorption of services and goods, Consumption is there. is trending up. So India is one such country. So India is a country which has got the growth engine right. India always had the foundation of good educational institutes, which the Nehru, Mr. Jawaharlal Nehru, right after independence, the first thing that government did was settle world-class institutes in India. The fact that we have an English-speaking population, we have a very good administrative system. The IAS system, I mean, I think the biggest thing Britishers left behind, which is still helping India, is our administrative system. Despite all the disorder which exists, multi-religions, chaos, this administrative system enables percolation of administration, services, all through India, all parts of India. So we have very solid foundations. And the fact that the trend happened when these developed countries, in pursuit of growth and in pursuit of lowering their costs, started looking at other destinations. This was, let me tell you, enabled largely by information technology. When I was in college, there was no internet. I mean, I remember after passing out in college reading, I still remember on the business page of Times of India, there's going to be super highway which will come. It'll be, it'll create free flow of information globally. I thought it sounds like magic. And now our kids saying internet, and God had, when he created Earth, he created internet with it. I remember reading about information superhighway which will happen. So this information superhighway opened communication, transmittal of data seamlessly in matter of seconds. So that enabled a whole lot of outsourcing into destinations such as India, which were English speaking. There was a reasonable, good amount of law and order, a good judiciary, a good administrative system, Skilled labor at low cost. and democracy and a free press. So multinationals के लिए सारे check boxes tick हो रहे थे. They don't want to go to a country which is a dictatorship, where if they have a dispute with the government, the court will always rule in favor of the government. Right. India, a multinational, still has a chance to get a favorable ruling even against the government. High Supreme Court can say the government should pay a penalty to this guy, but it can't happen in China. So these are the factors which are driving India now. I think. I mean, it happened in front of my eyes. I mean, पहले तो internet वाली चीजें नहीं थी. All these jobs which are starting to get outsourced and things which are outsourced. But still in real estate industry, everybody is saying that okay, India में एक bull run चल रहा है, गुड़गांव में एक bull run चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खत्म होगा. What is your opinion on that? Like, वाकई ये क्या खत्म होने वाला है? Shruti, I mean, I would say कि, see, there are phases in the bull run. Speculators will dabble in it, try to make money. Some will make money. Some will get caught at the wrong time with the bull run. But a true investor should not look at these small phases in the cycle. You can never catch any cycle at the bottom, and you can never exit at the peak. So, I mean, I don't personally ever subscribe to the speculative buying of real estate. And my experience tells me, I met investors who said, Pankaj ji,
स्पेकुलेटिव मार्केट में हमने खरीदा बेचा, एंड ऑफ द डे जितना कमाया, वी रियलाइज कि दैट वाज फार शॉर्ट ऑफ व्हाट वी अर्नड व्हेन वी एक्चुअली मेड अ गुड इन्वेस्टमेंट. वी sat on it, we went through many cycles, and we find the wealth we have created is at a different level than from the short change you are collecting in a speculative bubble. But the problem, when you try to be a part of so I don't care. It may be heated now. Next year, maybe we may see a dip. I don't care. I think the real estate is good asset to have, particularly in a country which is where the middle class is exponentially growing. The upper middle class is growing. People's aspirations are growing. So it's a very good asset to own. It is that you may, worst case scenario, have to sit it out for 4-5 years. But eventually, you will find in the long term or medium term, you have beaten the inflation still. कोई फर्क पड़ता नहीं है. So अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे आते हैं सर. यू हैव सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई नो आपने भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी. सो अभी के टाइम पे अगर हम किसी भी इन्वेस्टर की बात करें who wants to buy a property, so what are the primary things he should look at? First thing. Second, what we have seen in recent days, just because it is bull run, so market के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. So आज मैं बोलते हुए शायद शर्माऊंगा नहीं, बिल्डर्स भी ओवर लिवरेज ले रहे हैं इस चीज की. सो कहीं ना कहीं उसको, कस्टमर को ये डर है कि मैं महंगे रेट पे तो नहीं ले रहा हूँ. इट इज बुल रन, आई माइट पे मोर देन दैट प्रोजेक्ट डिजर्व. सो हाउ टू चूज अ राइट प्रोडक्ट, ये आप अगर थोड़ा सा अच्छे वे में हाईलाइट कर देंगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स. So let me tell you, first of all, whether we are paying a high price that's higher than the justifiable price. There are many aspects to it. I can't make a single statement, बड़ा महंगा हो गया. If you go back, let's say 2000, I mean, if you want to see things in a different perspective, let's go back to 2012. The Golf Course Extension Road prices had touched 12,000 to 14. In that range, आ गए थे prices. 11,000 से 14,000 आ गए थे. Now it is almost 12 years. If I say 12 years, and if I take the cost of finance and of our economy, then in 12 years they should have gone up by 3 times or more anyways. So if something which was premium at 10,000 now, in 12 years, if it has gone up, so if a thing doubles in 7 years, then 12 years it should have gone not 4 times but 3 times. So जो 10-11 की चीज अगर आपको प्रीमियम चीज अब 25-30 की मिल रही है, so because why you get that illusion कि price is too high is because this growth has happened in the last 2-3 years. But if you see it from 2012, it has happened in 12 years. Right. From 12,000 has come to 25,000, 26,000, 20 years in 12 years. You're getting nervous because it's happened in the last 3 years. Right. So it's not as if it's going to unravel and go back to 12. Yes, ऐसा perfect timing तो किसी का नहीं होता. हो सकता है कि who's there to predict? हो सकता है कि अगले साल कीमत ना बढ़े, 1,000-2,000 कम हो जाए. लेकिन still these locations are the cream locations. A particular segment is coveting this location. So yes, these locations will again outscore general inflation in the next cycle. But options बहुत है सर. फिर भी इसमें से right product कैसे choose करें? See, like sir, saying everybody knows, even those not into real estate, it's about location. So Right. location. So location from the point of view of accessibility, location from the point of view of surrounding social infrastructure, and location point of view of social strata of that location, micro market. Is it an elite segment, middle class segment, lower middle class segment? So location has to be evaluated from these 3 parameters. Right. So number 1 is the location. Second is, yes, you should do a check on the credibility of the developer. Right. Brand. And you should check to understand how is the credibility established. Past track record for a new developer.
what's the kind of team he's built, what's the type of projects he's conceiving, his professionalism. So you have to judge based on that. And let me tell you, with RERA coming in, there's now nakal on these developers. So even if it is a newer developer, upcoming developer, he has to behave in a certain manner. He Right. has to behave in some parameters. Right. So, like I said, all these Location and brand. location and brand, and yeah, Hmm. definitely. Right. But luxury market, luxury real estate in India is evolving. And with that, great clubs, great sports facilities, larger decks, bigger balconies, cover balconies, and all this is becoming social symbol, social status now. And everybody is really aspiring, as you are also saying, the middle class is becoming higher middle class, and higher middle class is becoming luxury class now, and then they are aspiring to have such homes. What do you think this branded residences, which you have launched just now, what is the future of that, and how is it going to evolve in the coming years? So this particular aspect which you mentioned, Shruti, is I think a manifestation of the aspiration of a new class which is growing up in huge numbers in India. The class which has traveled abroad, class which has a disposable income, class which is optimistic about India's future, economy's future, and their own future. So only when you're optimistic about future, you are willing to spend now without bothering too much to save for that future. So that class now, yes, wants to indulge in life. That's a mindset change which has also happened. And they are willing to demand, and they're looking for these services, a good club and some lifestyle and some X factor to make life nicer and create a statement about their status to society. Yes, and there's a premium to it. And the real price elasticity exists in this segment because not all properties can get classified into that category of trophy addresses or addresses with the X factor. But once they get classified, the desire to acquire that property is so good that the prices are not solely governed by demand and supply and without getting too much bothered by the affordability factor. Right. If we come to the middle class segment, that's why the investor looks at such properties. Because if it is established at that strata of the real estate pyramid, then people want to acquire that property and they want that address. They'll pay the extra because jo demand supply kar rahi hai. But if you come to the middle class housing, even if there are 100 buyers and 10 apartments, the demand and supply equation is skewed in favor of demand. Right. But the problem is there is no affordability. In the speculative situation where people are thinking, मैं पैसे नहीं देने, मेरे को speculate करना है, prices may go up. But in the end, day of reckoning, people have to be able to afford those apartments. So वहाँ ceiling है. So that's why today you find NRIs and savvy investors they're reading this part of what is happening in the market. So there is so much demand for premium properties and luxury properties. And even then people are upping the benchmarks in even that segment. The trend is started, some people are getting it wrong and some people are getting it right. So you have to get it right. While chasing that trend, you should again be discerning to bet on the right property. Not everything which is tagged as luxury, nobody is lodging less in luxury. So you have to be discerning. So it is in any investment, it is your wisdom ultimately which you have to That's what I was asking. use, Every new project launch is calling themselves luxury, at least luxury. Yeah. But so what is the difference between like a luxury property and a branded residency? So again, a branded residency. So what is a branded residency? So, when we take the word brand very lightly, a brand comes with a brand promise. Brand is amalgamation of what a particular name stands for. We say brand is perceived like that. Why is it perceived like this? It's an amalgamation of its track record, its expertise. So yes, what is a branded residence? It's a residence. So branded residence is a residence where the developer may not have the expertise or the experience track record to have developed product in that segment.
with all its refinements and intangible elements which only come with that experience, has tied up with the brand, which is into such a business model that they lend their expertise to third-party developers, other developers. So such development, where the developer ties up with the external brand, which is coming with that expertise, is called a branded residence. So rapid fire से शुरू करते हैं, I guess. So we will be giving you sir 2 options in this rapid fire. So आपको जल्दी से जल्दी wisely एक option pick करना. So I guess Purely your choices or your advice to people. I mean, yeah. So, sir, better brand or better location while buying real estate? Location. मैं दोनों कहना चाहता हूँ. Putting you on spot, Location, that's the yeah. idea. Location. so second is buying a property with bank loan if you have eligibility or self funding. I would take bank loan Okay. because I Quickly one reason. हाँ, One reason quickly. बिकॉज मुझे लगता है कि जो मेरा पैसा बचेगा मेरे, वो मैं स्टॉक्स में दूसरे तरीकों से ग्रो कर सकता हूँ. जो बैंक का पैसा मुझे 7-8% पे मिल रहा है, तो आई कैन डू बेटर देन दैट. Okay. 100 crore worth one camellia or multiple investments? Multifold I would return. definitely, if I could, I mean, number one, I can't buy a camellia, but then I would pick a camellia rather than buy 5 apartments for 20 crores. Pre-lease asset or under construction commercial. See, investor, I would take pre-leased. Pre-leased. That's my thing. I would take pre-leased. Okay. क्योंकि देखो, that asset is dependent on leasing. Commercial, see, residential asset में there's always कोई बन गया residential, कीमत किसी की 100 रुपए है तो खराब, उससे कॉन्डो बना है रेजिडेंशियल, उसकी 80 रुपए हो सकती है. बट इन कमर्शियल इट्स ऑल अबाउट लीजिंग. Right. So a commercial center which does not get leased, that's very illiquid. You can't do anything with it. So I wouldn't take the risk. I would buy pre-leased. Pre-leased. Okay. Okay, Pune, Gurgaon or Bangalore? If you have to buy some real estate, which one will you choose? Pune, Gurgaon or Bangalore? Gurgaon. Okay. Gurgaon. नेक्स्ट है सर द्वारका एक्सप्रेसवे. मुझे लगता है कि शायद आप यही चूज करोगे, एसपीआर या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एज अ माइक्रो मार्केट, इफ यू हैव टू चूज वन. See, I would choose Dwarka Expressway. What is your favorite residential project in Gurgaon? You can't say Camellia or Magnolia because we know if you have 100 crore, you'll buy that one. So except those 2-3. Favorite residential project? Yeah. That's a tough one. I think Araya. Safest bet. Okay. If you have to give one-liner advice to a first-time buyer or investor, what would it be? What is the most important advice that you can give? Treat real estate like real estate, an asset you are creating for a medium term, long term, your family's security, and get into it with that mindset. In the long term, you will beat all the pennies you collect while speculating. So अगर आपको लॉन्ग टर्म एसेट लेना होगा ना, तो आप ज्यादा रिसर्च करोगे अबाउट लोकेशन, ब्रांड, अपार्टमेंट का लेआउट, लैंडस्केपिंग. आप ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करके घुसोगे. बट इफ योर माइंडसेट इज कि मैंने लेके निकाल देना है, इजी कम एंड इजी गो होता है. अगर स्पेकुलेटिव मूड में हो आप, तो 1000 2000 कमाओगे, फिर निकल भी जाओगे. सो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हुई नहीं. Right, sir. Thank you so much for such great insights. So over the period of time, आपके पास इतनी सारी चीजें थी बताने को. 25 years of experience and it is summarized in this 1.5 hour. I mean, I'm sure every viewer, all of us here will be really Learned a lot about it. Trophy address मैं use करने वाला हूँ. और yes, थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा. So everyone, this is a strong message from your side कि patience रखोगे तो multi-fold investment आपको return देगी. I hope all our suggestions that you've given today for the government, for the cities, for the urban cities, it reaches the right people and we improve with that. And जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैसे आप IIT से real estate में आए, I would say thank you very much.